हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री मेजर 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870, इसका यूनिट 2 का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 1 भी हम कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 करने वाले हैं। यूनिट 3 में आपको क्या करना है? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि कैसे सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव देखे गए फ्रांस में 19th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, यानी कि औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके पैटर्न क्या थे, सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, सोशल फर्मेंट्स यानी कि लेबर मूवमेंट जो कि राइज अप हुए, लिबरलिज्म, अर्ली सोशलिज्म, ये सब पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कैसे औद्योगिकरण की शुरुआत होती है तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या क्या समाज में बदलाव होता है आर्थिक स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर। तो देखिए, प्रारंभिक 19वीं सदी वो समय था, वो टाइम पीरियड था जब समाज में एक बहुत ही मुख्य घटना होती है जिसको औद्योगिकरण से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो मुख्य घटना थी ये थी सामाजिक परिवर्तन जो कि समाज में होता है। ना सिर्फ सामाजिक परिवर्तन था बल्कि आर्थिक परिवर्तन भी होता है, जिसका मुख्य कारण था यूरोप में औद्योगिकरण। ठीक है, यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हो जाती है। औद्योगिकरण का मतलब होता है एक क्रांतिकारी युग आ जाता है जिसमें उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जो प्रोडक्शन लेवल है, जो उत्पादन का स्तर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आर्थिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। तो औद्योगिकरण कैसे हुआ, कैसे इसने कार्य करने की प्रकृति को ही बदल दिया, इसके क्या अच्छे परिणाम हुए, क्या इसके दुष्परिणाम हुए, आइए जानते हैं। तो देखिए, 19वीं सदी के शुरुआत में औद्योगिकरण मुख्य रूप से यूरोप एंड इंग्लैंड में देखने को मिला। औद्योगिकरण में क्या होता है, वो फेज़ आता है, वो टाइम पीरियड आता है जब उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब कि मशीनों का विकास हो जाता है, नई नई मशीनें आ जाती हैं। जो काम पहले हाथों से किया जाता था वो काम अब मशीनों से होने लग जाता है। जब काम हाथों से होता था तो काम करने में ज़्यादा मेहनत लगती थी और ज़्यादा टाइम लगता था, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। ठीक है, जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे। इस वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता था, मतलब कि जो सामान बनकर तैयार होता था, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या होता है, मशीनें आ जाती हैं, इसकी वजह से अब जो उत्पादन होगा है वो मशीनों के थ्रू होने लग जाता है। मशीनों के थ्रू जब उत्पादन होता है तो वो बड़े स्तर पर होता है, जहाँ एक टाइम पर एक चीज़ का निर्माण होगा था, अब एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में। तो इससे क्या होता है, बड़े स्तर पर उत्पादन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थिक बदलाव देखने को मिलते हैं, सामाजिक बदलाव देखने को मिलते हैं। वो बदलाव पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी मशीनों का विकास हुआ था। जैसे कपड़ा उद्योग में करघे का बुनाई मशीनें तथा भाप इंजन का उपयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, उत्पादन का केंद्रीकरण होने लग गया, पारंपरिक कारीगरों की जगह अब मशीनों ने ले ली। अब जब औद्योगिकरण होता है तो मशीनों से काम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो उत्पादन की देखरेख करने वाला मालिक होता है वो क्या करता है, श्रमिकों को काम से निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये एक दुष्परिणाम माना जाता है औद्योगिकरण का। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, क्योंकि अब जो काम श्रमिक कर रहे थे अब वो काम मशीनें करने लग जाती है, वो भी बेहतर तरीके से, कम समय में, वो भी बड़े स्तर पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिन कारखानों में
10, 15, 20 श्रमिक काम करते थे, अब उन कारखानों में सिर्फ 2-4 श्रमिक ही रह जाते हैं। बाकी सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ने लग जाती है। छोटे घरेलू उद्योग जो है उनका महत्व घटने लग जाता है, क्योंकि जो छोटे घरेलू उद्योग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मशीन खरीद पाए, एंड वो हाथों से जो काम करते हैं उसमें उतनी बारीकी नहीं होती जितनी बारीकी मशीनी निर्मित वस्तुओं की होती है। तो इसीलिए क्या होता है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप छोटे घरेलू उद्योगों का महत्व भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, छोटे घरेलू उद्योग जो है वो ठप होने लग जाते हैं, क्योंकि पहला कारण था कि उनके पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं होते। इसके अलावा वो खुद हाथों से जो वस्तुएं बनाते हैं उनमें इतनी ज़्यादा सफाई देखने को नहीं मिलती थी जितनी बारीकी मशीन निर्मित वस्तुओं की होती थी, उत्पादों की होती थी। तो इसकी वजह से लोग मशीन निर्मित सामान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी होता है तथा ज़्यादा अच्छा भी लोगों को लगता है। ठीक है, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी इसने श्रम की प्रकृति को पूरी तरीके से बदल दिया। अब लोग जो थे वो मुख्य रूप से कृषि से हटकर औद्योगिक उत्पादन की तरफ अग्रसर होने लग गए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू किया। गांव से शहरों की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया, किसकी तलाश में? काम की तलाश में, क्योंकि लोगों को लगा औद्योगिकरण के फलस्वरूप उनको रोज़गार मिलेगा। तो इसीलिए लोग जो थे वो गांवों में खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की तरफ जाने लग गए, पलायन करने लग गए। ठीक है, जिससे शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, औद्योगिकरण का ये जो नया युग था इसने श्रमिकों को बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी डाल दिया, क्योंकि औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्योंकि बड़े स्तर पर उत्पादन होने लग गया। जहाँ पहले 10 वस्तुएं निर्मित होती थी अब वहाँ पर 100,000 वस्तुएं निर्मित होने लग गई। तो क्या हुआ, श्रमिक जो थे उनके ऊपर काम का दबाव बढ़ गया। श्रमिकों को अब ज़्यादा काम करना पड़ता था, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, काम के घंटे बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, मजदूरी बहुत ही कम होती थी, वेतन बहुत ही कम होता था। इसके अलावा काम के दौरान सेफ्टी मेजर्स यानी कि सुरक्षा मानक जो थे उनका भी अभाव होता था, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी घटित होती थी। महिलाएं तथा बच्चे भी काम करने के लिए मजबूर होते थे, उनको मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक नया श्रमिक वर्ग विकसित हुआ जो कि अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे जागरूक होने लग गया। अब जब श्रमिकों ने देखा कि उनका बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा है, तो धीरे धीरे जो श्रमिक थे उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे समाज में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिनको आंदोलनों के रूप में जाना जाता है, जैसे चार्टिस्ट आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन थे जिन्होंने क्या किया, समाज में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर दिया, एक क्रांति ला दी। ठीक है, अब देखिए औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे जो प्रारंभिक पारंपरिक सामंती व्यवस्था थी, सामंती समाज था, उसका धीरे धीरे क्षय होने लग गया। एक नई शहरी संस्कृति का उदय हुआ। शहरों में मजदूरों का एक बड़ा समूह बनने लग गया जो कि निम्न स्तर पर जीता था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि औद्योगिकरण जब हुआ तो बड़े स्तर पर जो श्रमिक थे जो पहले खेतों में काम करते थे, अब उन्होंने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, जिससे शहरों में मजदूरों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। वो लोग बहुत ही निम्न स्तर पर जीवन जीते थे। मजदूर वर्ग के जो लोग थे, वर्किंग क्लास जो थी, उनके पास आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अभाव भरी जिंदगी जीते थे, हमेशा अभाव में जीने के लिए वो विवश थे। ठीक है, इन औद्योगिक शहरों में जीवन की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रसित होते रहते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो ये सामान्य सी बात है
जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं साफ सफाई भी वहाँ पर नहीं रह पाएगी। तो वही हुआ शहरों में भी, जब जनसंख्या बढ़ी, जब गांव के श्रमिकों ने शहरों में आना शुरू किया तो क्या हुआ, शहरों में साफ सफाई का अभाव हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर पहले से नहीं थी। अब क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई भी नहीं रहती थी तो इसकी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ने लग गई। कई बार अलग अलग तरीके की महामारी भी फैली। अब उस टाइम पर जो मुख्य औद्योगिक नगर थे जैसे मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तेज़ी से बढ़ने लग गया। ठीक है, शहरों की संरचना बदलने लग गई, बड़ी बड़ी इमारतें तथा कारखाने विकसित हुए, जबकि जो मजदूर थे, जो श्रमिक वर्ग थे, वो गरीब बस्तियों में रहने के लिए विवश थे। उनको छोटी मोटी बस्तियों में रहना पड़ता था जहाँ पर ना स्वच्छता थी, ना पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं थी। प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता था क्योंकि कॉमन सी बात है, जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ पर प्रदूषण होगा। तो अब वो जो श्रमिक वहाँ पर रहते थे उनको बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ती थी। ना उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन था, ना स्वच्छ पानी था, ना स्वच्छ वायु थी। इसके अलावा आसपास भी स्वच्छता नहीं होती थी, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर कई बार वहाँ पर महामारी भी फैल जाती थी, जिसमें काफ़ी सारे श्रमिक मारे जाते थे। ठीक है, अब समाज का जो उच्च वर्ग था वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। उद्योगों के जो मालिक होते थे उनको औद्योगिकरण से बहुत लाभ हो रहा था। अब उनका काम जो पहले मजदूरी करते थे अब वो काम मशीनें करने लग गई, तो उनको मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती थी एंड बिना तनख्वाह दिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्पादन भी मिल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो उद्योगों के मालिक थे वो और भी ज़्यादा अमीर होते गए, जिसकी वजह से समाज जो था वो दो वर्गों में बट गया, उच्च वर्ग, निचला वर्ग। उच्च वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर था जिसको कुलीन वर्ग के रूप में जाना गया, जबकि जो निम्न वर्ग था, जो निचले वर्ग के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। ठीक है, समाज में असमानता आ गई, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता, ये दोनों समाज में फैलने लग गई। ठीक है, समाज में क्या हुआ, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखा गया। तो वो यही बदलाव था, क्या हो जाता है वहाँ पर सामाजिक तथा आर्थिक असमानता बड़े स्तर पर फैल जाती है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर हुआ। इसके अलावा समाज में फिर धीरे धीरे तनाव भी बढ़ने लग जाता है, लोगों के बीच में असंतोष फैलने लग जाता है। जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके बीच में असंतोष की भावना फैलने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, श्रमिक आंदोलन तथा उदारवाद का उदय होता है फाइनली। अब औद्योगिकरण के कारण श्रमिक वर्ग जो थे वो आपस में संगठित होने लग गए, अपने अधिकारों की मांग करने लग गए। श्रमिक वर्ग जो थे उन्होंने जब देखा कि उनका बहुत बड़े लेवल पर शोषण किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया, डिसीज़न लिया कि वो सब संगठित होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे एंड उन्होंने अपने अपने ट्रेड यूनियन बनाने शुरू कर दिए। मतलब कि उन्होंने अपना अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया, संगठित होकर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। 19वीं सदी में श्रमिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें मजदूरों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन किए। चार्टिस्ट आंदोलन जो कि 1838 में हुआ था, इसमें श्रमिकों ने क्या किया, मांग की कि मशीनों का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि वो मानते थे कि मशीनों की वजह से उनका शोषण बढ़ा है। क्योंकि लोग मानते थे कि जब से मशीनें आई है तब से बेरोज़गारी बढ़ गई है। श्रमिक वर्ग का मानना था कि बेरोज़गारी बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण मशीनों का आना ही है। इसके अलावा मशीनों के कारण ही अब उनकी नौकरियां छिनने लग गई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने मशीनों का बहिष्कार करने की मांग की। ख़ास तौर से जो श्रमिक वर्ग था उन्होंने मशीनों को तोड़ दिया, मशीनों की तोड़फोड़ की एंड उन्होंने कहा कि मशीनों का बहिष्कार होना चाहिए। इसके अलावा इस आंदोलन में उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार, बेहतर कार्य स्थिति, न्यूनतम मजदूरी की भी मांग की। श्रमिक वर्ग ने ये जो आंदोलन किए
ये अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किए ताकि समाज में एक समानता को स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसी समय पर उदारवाद भी होता है। बहुत सारे उदारवादी विचारक आते हैं जो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, समाज में अब हर व्यक्ति जो है वो आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर देता है। लोग मांग करते हैं कि उनको सार्वभौमिक मताधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन बड़े स्तर पर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक समाजवाद का उदय। औद्योगिकरण के प्रभाव से समाज में हमने पढ़ा था असमानता फैल जाती है। तो असमानता जो है वो बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। असमानता आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, दोनों रूपों से देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता ये होती है कि समाज उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग में, हाई क्लास एंड लोअर क्लास में डिवाइड हो जाता है। उच्च वर्ग के लोग जो बहुत अमीर होते हैं एंड निम्न वर्ग के लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो समाज है वो आर्थिक रूप से असमानता की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अब प्रारंभिक समाजवादी विचारक जो है उन्होंने निजी संपत्ति तथा पूंजीवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जब ये देखा गया कि समाज में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता आ गई है, सामाजिक असमानता आ गई है, तो तब क्या होता है, समाजवादी विचारक आते हैं जो कि निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति जो है वो लेनी चाहिए एंड उसको डिवाइड कर देना चाहिए उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये जो समाजवादी विचारक है ये बोलते हैं कि संपत्ति का वितरण होना चाहिए। अमीर लोग जो है जो कि बड़े लेवल पर एक्यूमुलेट करते हैं प्रॉपर्टी को, बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर संपत्ति को संग्रहित करते हैं, उन लोगों का समाजवादी विचारक विरोध करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोगों से संपत्ति ले लेनी चाहिए एंड उसको गरीब लोगों में भी बांट देना चाहिए ताकि समाज में एक समानता विकसित हो सके। ठीक है, पूंजीवाद के खिलाफ भी समाजवादी विचारक अपनी आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। वो मानते हैं कि समाज में सभी को समान अधिकार तथा संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। बहुत सारे समाजवादी उस टाइम पर आते हैं जैसे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, ये उनके कुछ फेमस सोशलिस्ट थिंकर्स हैं जो कि उस टाइम पर आते हैं, कुछ प्रसिद्ध समाजवादी। तो इनके नाम भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा रॉबर्ट ओवेन जो है वो श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थिति तथा शिक्षा की व्यवस्था का प्रस्ताव देते हैं। इस तरीके से समाज में क्या होता है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना शुरू हो जाते हैं एंड लोगों के मन में एक भावना विकसित होती है। वो भावना होती है स्वतंत्रता की, समानता की तथा बंधुत्व की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।